अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोवास्कुलर डिजीज़ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं उसको अपने साथ नोट डाउन करने की कोशिश करें ताकि आपको याद करने में फिर आसानी हो। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो मंदरजा झेल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम FHP मतलब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करते हुए हम पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। इसके बाद फिर हम पेशेंट के प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके पीछे क्या वजूहात है, किस वजह से ये प्रॉब्लम एराइज हुए है और उस प्रॉब्लम के लिए हम किस तरह के मेडिसिन यूज़ करते हैं, कैसी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। फिर इसी तरह से नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के बेस पर हम क्या करेंगे, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के लिए जितनी भी नर्सिंग केयर है वो हम अपने पेशेंट को किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के लिए हम किस तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, नर्सिस किस तरह से सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होते हैं तो उनके लिए हम टीचिंग प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के पेशेंट को टीच कर सकते हैं, उनको जो है इस तरह के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और उनको किस तरह के तदाबीर अपनाने के लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ द ब्रेन के एनाटमी के बारे में कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, तो ये किस तरह से इसकी कंपोजिशन हुई है। ठीक है। ये जो है किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स पर ये मुश्तमिल है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाटमी कहते हैं। सो एनाटमी ऑफ द ब्रेन से मुराद ये है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन के जब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम एनाटमी ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ठीक है। सो हमारे साथ जो ब्रेन है ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ पार्ट पर मुश्तमिल है। ठीक है। जिसमें हमारे साथ फ्रंटल लोब आ जाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, इसी तरह से एंटीरियर कोमेजर्स आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस आ जाता है, ऑप्टिक चेश्मा आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ जाता है, इसी तरह से मेमोलरी बॉडी आ जाते हैं, पोन्स आ जाता है, मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके अलावा पेरिटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गए, कॉर्पस कैलोसम हो गई, कोरॉइड प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल हो गया, इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रो हेमिस्फीयर हो गया, इसके साथ साथ थैलेमस हो गया, पाइनियल या पीनियल बॉडी हो गए या जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी कह सकते हैं। इसके अलावा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में हमारे साथ कॉर्पोरा आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से सेरेब्रल एक्वेडक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल पेंडिकल्स ऑफ मिड ब्रेन आ जाते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ वेंट्रिकल, कोरॉइड प्लेक्सिस हो गए एंड सेरेबेलम, ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या करती है, एक मुकम्मल ब्रेन को बनाती है। और जितने भी ब्रेन के पार्ट्स मैंने आपको अभी बताए तो हर ब्रेन के पार्ट का जो है अपना एक ख़ास फंक्शन है, अपने एक ख़ास रोल को ये प्ले करते हैं जिसको आगे स्लाइड में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, आप इसको बआसानी से याद कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे साथ ब्रेन के जो मेजर पार्ट है उनके जो फंक्शन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन से मुराद ये है कि द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, जब हम ब्रेन के फंक्शंस के बारे में
स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी से मुराद क्या है, फिजी मीन फंक्शन, लॉजी मीन स्टडी। सो टू स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेन्स के जितने भी मेजर पार्ट्स है, उन मेजर पार्ट्स के फंक्शन के हवाले से अब हम बात करेंगे कि हमारे साथ जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, फ्रंट वाला पोर्शन होता है, तो वो क्या फंक्शन करता है, उसका क्या रोल है। ठीक है, इसी तरह से ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या काम करता है, ब्रेन का जो पिछला हिस्सा होता है वो क्या रोल प्ले करता है। इसी तरह से जितने भी पार्ट थे उसको वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के फ्रंटल लोब के हवाले से। ये हमारे साथ फ्रंटल लोब है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पिंक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेन का फ्रंटल पोर्शन है। फ्रंटल पोर्शन से मुराद जो सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। तो इसका पहला काम ये है कि ये हमें अटेंशन देने में क्या करती है, मदद देती है। मतलब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं या किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करते हैं, तो चीज़ों पर कंसंट्रेशन देना, चीज़ों पर फोकस देना या चीज़ों को अटेंशन के साथ अटेंटिवली सुनना, देखना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये रोल जो है ये फ्रंटल लोब का पहला फंक्शन है। ठीक है, कि ये हमें किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन देने में क्या करती है, मदद देती है फ्रंटल लोब। ठीक है, इसी तरह से मोटिवेशन, मतलब ये है इसका कि फ्रंटल लोब जो है हमें हर दम मोटिवेट रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से इमोशन में जो है फ्रंटल लोब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे जितने भी इमोशन है, ठीक है, मतलब सैडनेस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, एंगरनेस हो गई और इसी तरह से लेजीनेस हो गई, जितने भी हमारे मूड है, इमोशन है, तो इसको कंट्रोल करने में हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जजमेंट से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसको किस तरह से देखते हैं, आपका जो है उस चीज़ के बारे में क्या ख्यालात है, उस चीज़ के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोच विचार करते हैं आप उन चीज़ों के बारे में जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके सामने आते हैं और जिसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस करते हैं, तो उसके बारे में आप जो राय देते हैं या जो राय रखते हैं या जो सोच रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट का जो काम है ये भी हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाहिरी बात है हर इंसान को जो है तरह तरह के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो इन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद इन मसाइल के लिए वो किस तरह से हल निकालते हैं, तो मसाइल के लिए हल निकालना, इसके लिए जद्दोजहद करना, ये फंक्शन भी हमारे ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है जिसे हम फ्रंट पोर्शन कहते हैं, तो ये काम भी हमारे फ्रंटल लोब का है। ठीक है, इसी तरह से डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है जब आप किसी चीज़ के हवाले से फ़ैसला करते हैं या कोई फ़ैसला आप सुनाते हैं, सोच विचार करने के बाद आप जब डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो डिसीजन लेने का काम भी ये हमारा फ्रंटल लोब क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, जो ज़ुबान आप बोलते हैं, ठीक है, ये काम भी किसका है, ये काम भी हमारे फ्रंटल लोब का है। ठीक है, इसी तरह से जो ग्रीन वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, ये ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये मेमोराइजिंग में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। हमारी याददाश्त में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, हमें जो चीज़ें याद रहती है और जिन चीज़ों को हम याद करते रहते हैं, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन, तो इन याददाश्त को स्टोर करने में, इसको सेफ रखने में हमारा जो टेम्पोरल लोब है ब्रेन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे जब आते हैं तो आपको ये ब्लैक कलर में जो है आपको एक एरिया नज़र आ रही होगी जिसको मैंने अब सर्कल किया। ठीक है, तो ये वाला
पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम कहते हैं इसको। इसका काम ये है कि ये हमारे जो स्लीप अवेकनेस पैटर्न है, मतलब हमारे उठने जागने का जो साइकिल है, इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इसके अलावा हमारा जो हार्ट रेट है, ठीक है, इसको कंट्रोल करती रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्रीथिंग पैटर्न है, हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, ठीक है, और सांस लेने का जो रिदम है, जो साइकिल है, उसको कंट्रोल करने में हमारा जो ब्रेन स्टेम है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आ जाते हैं इस ब्राउनी लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको मैंने येलो लाइन से सर्कल किया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का उसको हम सेरेब्रम कहते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को हम सेरेबेलम कहते हैं, ठीक है। सेरेबेलम का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरह से हम जो भी काम करते हैं तो इन कामों को कंट्रोल करने में हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि हमारे चलने फिरने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उठने बैठने का जो प्रोसेस है, बात करने का जो प्रोसेस है, इधर उधर देखने का जो प्रोसेस होता है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ये सेरेबेलम कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे साथ 5वें नंबर पर जो ब्रेन का पार्ट आता है उसको मैं येलो लाइन से सर्कल कर रहा हूँ। ये रेड पोर्शन जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ऑक्सीपिटल से मुराद ब्रेन का पिछला हिस्सा, पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे आई साइट की जो एबिलिटी है इसको कंट्रोल करती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी साइट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इसी तरह से फिर रेड पोर्शन के ऊपर हम आपको ग्रीन कलर में दूसरा पोर्शन जो है दिखाई दे रहा होगा, डार्क ग्रीन में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेटल लोब कहते हैं। मतलब पिछले हिस्से से थोड़ा ऊपर जब आप जाते हैं तो ये पैरेटल लोब जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो टच है उसको महसूस करने में हमें मदद देती है, ठीक है। मतलब सेंस ऑफ टच में इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है पैरेटल लोब का, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ ब्रेन का जो दरमियानी पोर्शन है, ठीक है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको मोटर एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया कहते हैं इसको मोटर एरिया कहते हैं। और मोटर एरिया का इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट से मुराद ये है कि वो हरकत जो कि हमारे कंट्रोल में हो, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, ठीक है, तो उसको वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट से मुराद वो मूवमेंट जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते और वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, जैसे हमारा जो हार्ट बीट है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है जो कि धड़कता है 24 आवर, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं, और जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे और उनके फंक्शन थे जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक केस को स्टडी करेंगे, ठीक है, और उस केस को स्टडी करते हुए डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस के बाद फिर जो डायग्नोसिस हमने की हो तो उस डायग्नोसिस के लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ एक पेशेंट आया हुआ है जिसका नेम जो है XYZ है, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनकी एज जो है वो 60 ईयर है। इसी तरह से उनकी जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। चीफ़ कंप्लेंट्स के साथ आया है। चीफ़ कंप्लेंट से मुराद उनको जो मौजूदा जो मसाइल है, ठीक है, जो जिन मसाइल से वो दो चार है मौजूदा टाइम पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, चीफ़ कंप्लेंट कहते हैं, ठीक है। सो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सिंस यस्टरडे, मतलब
कल से वो अपने होश और हवास को जो है वो खो बैठा है, ठीक है, और इस कंडीशन में वो हॉस्पिटल आए हुए हैं। इसके साथ साथ राइट साइड वीकनेस 1 डे, एक दिन से उनका जो राइट साइड है, ठीक है, जो दाया हिस्सा है वो क्या है, वो कमज़ोरी का शिकार हुआ है। इसके साथ साथ डिसआर्थिया से मुराद ये है कि उनको बातचीत करने में मसला हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ही आल्सो कंप्लेंट ऑफ वोमिटिंग बिफोर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि वो अपनी होश और हवास खोने से पहले उन्होंने जो है वॉमिटिंग भी की थी, ठीक है। तो ये भी वो पेशेंट क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो हमें मालूम हुआ कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है और इसके साथ साथ ये पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का भी शिकार है। इसके साथ साथ जब हमने इनकी मज़ीद फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया तो फैमिली हिस्ट्री से हमें ये पता चला कि इनके जो वालिद हैं उनको भी हाइपरटेंशन था, ठीक है। इसी तरह से जब हमने इनकी सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के हवाले से डेटा कलेक्ट किया, मतलब इनकी जो माशरती और जो माशी कंडीशन है उसके हवाले से हमने पता किया, तो हमें मालूम हुआ कि ये बंदा जो है ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ना ज़्यादा अमीर है और ना ही गरीब है, दरमियाने क्लास से इनका ताल्लुक़ है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पेशेंट की फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन शुरू की। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जैसे ही हमने शुरू की तो हमने इनका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्ज़ामिनेशन शुरू की, उसकी असेसमेंट शुरू की। और असेसमेंट के दौरान हमने इस पेशेंट की जो S1 S2 साउंड है उसको हमने चेक किया, और जब देखा तो हमें पता चला कि S1 और S2 साउंड जो है ये मौजूद है, ठीक है। फिर इस तरह से हमने इस पेशेंट की जो चेस्ट है, चेस्ट की एग्ज़ामिनेशन की, चेस्ट की असेसमेंट की, जिसमें हमने बायलैटरल जब असेसमेंट की तो वो भी क्लियर थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। इसी तरह से बायलैटरल ईयर एंट्री जो हमने इसकी चेक की तो वो भी नॉर्मल थी। इसके साथ साथ इनकी नॉर्मल वेरिकुलर ब्रीथिंग थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्ज़ामिनेशन की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की असेसमेंट के दौरान हमने ग्लासगो कोमा स्केल को यूज़ किया। ग्लासगो कोमा स्केल ये एक ऐसा स्केल है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब उनके होश और हवास में रहने का जो लेवल है, जो हद है, उसको मालूम करते हैं, और इसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमारे पास जो पेशेंट आए हुए हैं, आया ये अपने होश और हवास में है या नहीं, अपने होश और हवास खो चुके हैं। तो इस को हम ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए मालूम करते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल को जब हमने देखा तो इनकी जो टोटल रेट थी वो 15 में से 10 थी, ठीक है। इसी तरह से आई मूवमेंट की जो रेट थी वो क्या थी, वो 2 थी। इसी तरह से जो मोटर मूवमेंट थी वो 5 थी, और जो वी है, वी से अब मुझे याद नहीं आ रहा वी से क्या था है, ये भी देखकर मैं फिर आपको बता दूंगा। तो उसकी वैल्यू क्या थी, 3 थी। फिर इसके बाद हमने इनकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की क्या की, एग्ज़ामिनेशन की, उसकी असेसमेंट की, जिसमें हमने उनकी एब्डोमेन की असेसमेंट की। और असेसमेंट के दौरान हमने ये देखा कि इनका जो एब्डोमेन है वो सॉफ्ट है और किसी किस्म की टेंडरनेस मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद हमने पेशेंट की वाइटल साइन को चेक की, जिसमें हमें पता चला कि पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो 180/50 है, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल है। इसी तरह से जब रेस्पिरेटरी रेट देखी तो रेस्पिरेटरी रेट से हमें पता चला कि पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 18 ब्रीथ पर मिनट है, जो कि नॉर्मल है। आपको पता है कि जो हमारे साथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट है। मतलब अगर एक बंदा 1 मिनट में 12 से लेकर 20 तक के दरमियान में सांस ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, वो नॉर्मल है। और जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे साथ क्या है, 120/80 है, ठीक है। लेकिन एज के हिसाब से ये चेंज होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जब हमने इनके पल्स देखे तो पल्स जो है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसलिए
फिर आप ख़ुद ही देख लीजिए। इसके अलावा जब हमने इनकी सेचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखी तो वो हमारे साथ क्या थी, 91% थी, और नॉर्मली हमें 94% तक चाहिए होती है। 94 से अगर कम हो तो फिर हमारे साथ जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। जब हमने इनकी टेम्परेचर देखी तो टेम्परेचर हमारे साथ 99 फ़ारेनहाइट हाइट थी, जो कि नॉर्मली 98 होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी इनको थोड़ा बहुत था। अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मज़ीद। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, इनके रेड ब्लड सेल या कंप्लीट ब्लड काउंट इनकी हमने की, तो उससे हमें पता चला कि पेशेंट की जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो वाइट ब्लड सेल्स की जो मकदार है वो 13,000 है। प्लेटलेट्स की जो मकदार है वो 1,60,000 है। फिर इसी तरह से हमने इनकी जब फीड्स प्रोफाइल को देखा, फीड्स के हवाले से जब हमने इनसे डेटा लिया तो इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। इसी तरह से इनकी हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू थी वो 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, और जो लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल थे उनकी जो मकदार थी वो 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। ठीक है, इसके साथ साथ जब हमने ब्लड शुगर इनकी चेक की तो वो 280 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी। इसके साथ साथ जब हमने इनकी ब्रेन की सीटी स्कैन की तो उससे हमें पता चला कि इनका जो लेफ़्ट साइड ब्रेन है या सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो क्या हुआ है, वहाँ पर इन्फ्रैक्शन आई हुई है। ठीक है, मतलब वहाँ पर खराबी आई हुई है। लैब टेस्ट फॉर लिपिड प्रोफाइल के लिए जब हमने लैब टेस्ट की तो उससे हमें ये रिज़ल्ट आया। इसको आप ख़ुद भी देख सकते हैं और मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, सो इसको आप ख़ुद देख लीजिए और फिर इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से जब हमने बात की तो ऐसे पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि ऐसे पेशेंट को हम इंजेक्शन लाइजेक दे के 40 मिलीग्राम ओडी मतलब 1 टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ टेबलेट में हम ऐसे पेशेंट को लोपलेट देंगे 75 मिलीग्राम पर ओरल ओडी। ठीक है, इसके साथ साथ टेप रोवेस्टा 10 मिलीग्राम पर ओरल ओडी देंगे, 1 टाइम देंगे। इसी तरह से टेप एस्कार्ट 150 मिलीग्राम पर ओरल ओडी देंगे। इसके साथ साथ टेप कंकर जो है, कंकर इसे कोई कंकोर कहते हैं या कुछ लोग जो है कंकर कहते हैं। ठीक है, तो 5 मिलीग्राम बीडी मतलब पर डे के लिहाज से 2 टाइम आप पेशेंट को ये देंगे। इसी तरह से इंजेक्शन रोसिफिन जो है ये 2 ग्राम IV OD देंगे। इसके साथ साथ इंजेक्शन ज़ेंटेक 50 मिलीग्राम IV BD आप देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक को आप सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको स्ट्रोक के हवाले से बताऊं तो स्ट्रोक जो है ये हमारे साथ एक वेस्कुलर डिसऑर्डर है। ठीक है, वेस्कुलर डिसऑर्डर ये इसलिए है क्योंकि जब कोई पेशेंट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है तो असल में उनकी जो ब्लड फ्लो है वो क्या हुई होती है, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो सर्कुलेशन होती है तो वो सर्कुलेशन फिर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, और जब सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट जो है वो ब्लड से महरूम हो जाते हैं। जब ब्लड से महरूम होंगे तो आप सब दोस्तों को पता है कि ब्लड में हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में हमारे साथ हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होता है। अब जब ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के किसी पार्ट तक नहीं पहुंचती तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के उस पार्ट तक रेड ब्लड सेल्स नहीं पहुंच रहे। जब रेड ब्लड सेल्स नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी का पार्ट जो है वो क्या है, ऑक्सीजन से महरूम हो रहा है। अब ज़ाहिरी बात है आपके बॉडी के किसी पार्ट को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको खुराक नहीं मिल रही। जब उसको खुराक नहीं मिलेगी तो ज़ाहिरी बात है उसके जो फंक्शन है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो रोल है वो फिर अपने काम को जो है प्रॉपर तरीके
तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। और इसी तरह से जब वो अपने रोल को सर अंजाम नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और जब डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो फिर हमारे साथ जो ह्यूमन सिस्टम है वो क्या होगी, वो डिस्टर्बेंस का शिकार होगी। और जब ह्यूमन सिस्टम डिस्टर्बेंस का शिकार होगी तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो फिर काम करने के लायक नहीं होंगे, वो फिर अपने होश और हवास में नहीं होंगे। तो सिंपल अल्फाज में स्ट्रोक ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, जिसके ज़रिए हमारा ब्लड जो है हमारे ब्रेन को जा रहा होता है, तो उन आर्टरीज में ब्लॉकेज जो है वो बन जाती है। ठीक है, वो आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जब वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो ब्लॉक होने की वजह से उन आर्टरीज़ के ज़रिए फिर ब्लड जो है हमारे ब्रेन को नहीं जाती। अब हमारे ब्रेन को जब ब्लड नहीं जाती तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को खुराक नहीं मिल रहा। और हमारे ब्रेन का खुराक क्या है, हमारे ब्रेन का खुराक जो है वो ऑक्सीजन है। अब जब हमारे ब्रेन के सेल्स को, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शन है वो क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। अब जब फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो इस तरह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएगा और इस तरह से एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम फिर क्या कहते हैं, जिसको हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इसको आप फालिज भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम कंसिस्टिंग ऑफ रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइन ऑफ फोकल डिस्टर्बेंस of cerebral function lasting more than 24 hours or leading to death with no apparent cause other than that of vascular origin। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्ट्रोक जो है ये हमारे साथ एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे जो सेरेब्रल फंक्शन होते हैं, सेरेब्रल फंक्शन से मुराद हमारे ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। और ये डिस्टर्बेंस जो है ये 24 आवर्स तक होती है। और इन 24 आवर्स तक अगर इसके दौरान अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करते इस एबनॉर्मेलिटी के लिए, इस डिस्टर्बेंस के लिए, तो इससे जो है उस बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। ठीक है, तो इससे डेथ जो है वो वाक़या हो जाती है। और इसके लिए कोई अभी तक जो है कोई ख़ास जो साइंस सिम्टम है या जो काज है वो अभी तक इसके लिए मालूम नहीं हुई है। लेकिन जो कॉमन काज है इसके पीछे वो ये है कि जो वेसल्स होते हैं, मतलब जो आर्टरीज होते हैं, जो खून की नालियाँ होती है, तो उसमें एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से, वो ब्लॉक आने की वजह से स्ट्रोक जो है ये काज होता है, स्ट्रोक जो है इसका अटैक होता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन की थी स्ट्रोक के हवाले से। ठीक है, स्ट्रोक को जो है आप सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रोक। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजिक फाइंडिंग। ठीक है, सो मुख्तलिफ़ वजूहात के बेस पर इन स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, इनको मुख्तलिफ़ क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक में हमारे साथ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आ जाते हैं और एम्बोलिक स्ट्रोक आ जाते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक से मुराद ये है कि जब वो आर्टरीज़, वो वेसल्स जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है, तो उन आर्टरीज़ वेसल्स में जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ब्लड क्लॉट बनने की वजह से वो आर्टरीज़, वो वेसल्स जो है क्या हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब जब वो आर्टरीज़ वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है ब्लड की जो फ़्लो है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती और प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो फिर ब्रेन को
नहीं पहुंचता। जब ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स टिश्यूज़ होते हैं तो वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जब स्ट्रोक आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके बनिस्बत हमारे साथ जो दूसरी किस्म है उसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, एम्बोलिक स्ट्रोक से मुराद ये है कि हमारे बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में जो है किसी वेसल में जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से वहाँ पर जो है वो रगे जो है वो नैरो हो जाती है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वो ब्लड क्लॉट क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट जो है वहाँ से जो है ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आते आते हमारे जो आर्टरीज़ होते हैं, जो कि कैरोटिड आर्टरीज़ हो गए और जितने भी आर्टरीज़ होते हैं जिसके ज़रिए हमारे ब्रेन को ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो उन आर्टरीज़ में वो ब्लड क्लॉट जो है आकर क्या हो जाती है, यहाँ पर इन आर्टरीज़ में जमा हो जाती है, इन आर्टरीज़ में रुक जाती है और यहाँ पर ब्लॉकेज जो है वो बना देती है, यहाँ पर वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। सो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से आकर यहाँ पर जब ब्लॉकेज बना लेती है तो इस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है और इसी तरह से स्ट्रोक जो है ये काज हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रोक्स को हम क्या कहते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक से मुराद ये है कि बॉडी के दूसरे हिस्से में ब्लड क्लॉट बना हुआ होता है लेकिन ब्लड फ्लो की वजह से वो ब्लड क्लॉट, वो छोटे छोटे हार्ट मासेस जो है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए आते आते ऊपर आ जाते हैं और ऊपर जो वेसल्स होते हैं, आर्टरीज़ होते हैं, वेन्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और इसी तरह से ये सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट काज हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी या चौथी किस्म है स्ट्रोक की उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक से मुराद ये है कि हमारे जो ब्रेन के वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें लीकेज आ जाती है जिसकी वजह से इनसाइड ब्रेन जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के जो स्ट्रोक है इसको क्या कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेज हम किसे कहते हैं, हेमरेज से मुराद जब ब्लड वेसल्स पड़ जाते हैं उसमें लीकेज पैदा हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। ठीक है, सो हेमरेजिक स्ट्रोक से मुराद वो स्ट्रोक जो कि ब्लड वेसल्स के पड़ने की वजह से काज होती है तो उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ स्ट्रोक। अब हमारे साथ जो ख़ास किस्म है स्ट्रोक के, ठीक है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के, उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है जिसके ज़रिए ब्लड की फ़्लो होती है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उन ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, उन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो क्लॉट बना लेती है, वो क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसी तरह से जब क्लॉट बन जाती है तो वो उन वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, उन वेसल्स को नैरो कर देती है जिसकी वजह से फिर ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब रहती है। तो इसमें हमारे साथ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आता है। इसमें क्या होता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस इज़ अ नैरोविंग ऑफ द आर्टरी बाय फैटी डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेग। Plaque can cause a clot to form which block the passage of blood through the artery। ठीक है, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको डिटेल के साथ बताई कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक ये वो स्ट्रोक है जिसमें जो हमारे बॉडी में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं या जो फैट्स होते हैं, ठीक है, तो फैट्स के छोटे छोटे ज़र्रे जो है वो हमारे उन आर्टरीज़ में जमा होना शुरू हो जाते हैं जिन आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड हमारे ब्रेन को जाता है। तो वहाँ पर जब ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो इस वजह से हमारे आर्टरीज़ के जो वेसल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, जब नैरो हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए जो रास्ता है वो तंग हो जाता है जिसकी वजह से फिर रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़्लो नहीं कर पाते और प्रॉपर
तरीके से वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते। ठीक है, जब ब्रेन तक नहीं पहुंचते तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है और इस तरह से ये स्ट्रोक जो है ये काज हो जाता है, काज हो जाता है। तो इस तरह की जो स्ट्रोक होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि आप अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको इस वेसल्स के साइड पर ये प्लेग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये प्लेग क्या करती है, ये प्लेग ब्लड की जो वे है, ठीक है, उसको नैरो बना देती है, उसको तंग बना देती है, जिसकी वजह से फिर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती और इस तरह से स्ट्रोक काज हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है उसको एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक का भी मैंने आपको बताया कि बॉडी के दूसरे हिस्से में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, लेकिन वो ब्लड क्लॉट या वो प्लेग जो है वो छोटे छोटे हार्ड ज़र्रे जो है वो ब्लड फ्लो के साथ साथ हमारे आर्टरीज़ तक आ जाते हैं, मतलब जो करोटिड आर्टरीज़ है या जितने भी आर्टरीज़ है जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है, तो उन आर्टरीज़ में आकर उन आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देती है और इसकी वजह से जो स्ट्रोक काज होता है उसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। एन एम्बोलिस इज़ अ ब्लड क्लॉट और अदर डिब्रीज इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। सर्कुलेटिंग इन द ब्लड से मुराद ये है कि ये ब्लड फ्लो के ज़रिए इधर उधर जाती रहती है। ठीक है, व्हेन इट रीच एन आर्टरी इन द ब्रेन, जब ये ब्रेन के आर्टरीज तक पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो है नैरो वेसल्स होते हैं, नैरो रगे होती है। ठीक है, जो कि ये प्लेग क्या करती है, उन रगों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फिर आगे नहीं होती और इस वजह से जो स्ट्रोक काज होता है उसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो हेमरेज स्ट्रोक है, हेमरेज स्ट्रोक का मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ स्ट्रोक की वो किस्म है जिसमें जो खून की नालियाँ होती है उसमें लीकेज आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लीकेज आई हुई है और जो ब्लड सेल्स है वो वेसल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रोक होती है इसको हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन स्ट्रोक की समझ आप दोस्तों को अच्छे तरीके से आ गई होगी। स्कीमिक स्ट्रोक किसे कहते हैं? Ischemic stroke result of inadequate blood flow to the brain due to partial or complete occlusion of an artery constitute 85% of all stroke. Ischemic stroke ये किस वजह से काज होते हैं? इस्कीमिक स्ट्रोक तब काज होते हैं जब हमारे आर्टरीज जो है वो हाफली जो है पार्शली ब्लॉक हो जाते हैं या मुकम्मल तौर पर जब ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती और इस वजह से स्ट्रोक जब काज हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। MCQs के हवाले से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि हमारे साथ जितने भी स्ट्रोक है तो इसमें 85% जो स्ट्रोक के केसेस आते हैं तो वो हमारे साथ स्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, सो 85% स्कीमिक स्ट्रोक जो है हमें देखने को मिलते हैं। MCQs में ये आ सकता है। मोस्ट पेशेंट विद स्कीमिक स्ट्रोक डू नॉट हैव अ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स। फिर कहते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट जिनको स्कीमिक स्ट्रोक हुआ होता है तो वो जो है पहले 24 आवर्स में उनका जो कॉन्शियस लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब वो अपने होश और हवास में होते हैं। सो इस दौरान अगर वो अपना इलाज करते हैं तो वो इसी तरह से नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन अगर इलाज नहीं करते तो इनका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो इनका होश और हवास में रहने का जो लेवल होता है वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इंसान फिर अपने होश और हवास को खो बैठते हैं। Symptoms often worsen during the first 72 hours due to cerebral edema। और इसके जो symptoms है तो वो इस स्कीमिक स्ट्रोक के काज होने के बाद 72 आवर्स के दौरान जो है वो क्या होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक होने लगते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है स्ट्रोक की उसको हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स। इसी तरह से हेमरेजिक स्ट्रोक के जो केसेस है
टोटल हमें 15% जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो MCQs में आ सकता है कि हमारे साथ जो स्कीमिक स्ट्रोक के केसेस है वो तकरीबन टोटली 85% केसेस देखने को मिलते हैं, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक के जो केसेस है वो 15% देखने को मिलते हैं। मतलब इसका ये है कि स्कीमिक स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा होते हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक के केसेस कम होते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लीडिंग इन टू द ब्रेन टिश्यूज इटसेल्फ एंड इन टू द सब एरेक्नाइड स्पेस और वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, तो वो ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से स्ट्रोक जो है ये काज हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगली किस्म है उसको ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, TIA, ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक, temporary focal loss of neurologic functions caused by ischemia, analogous to angina in kid. Most resolve within 3 hours, may be due to microemboli. They temporarily block blood flow, a warning sign of progressive cerebrovascular disease. ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक जो है इसको जो है वार्निंग साइन भी कहते हैं कि ये जो ख़तरनाक सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ होता है या ख़तरनाक जो सेरेब्रोवास्कुलर अटैक होता है, तो उससे आपको क्या करता है, आगाह करता है। तो ये एज अ वार्निंग के तौर पर भी काम करती है। अगर कोई इसको अंडरस्टैंड कर लेता है तो उनको चाहिए कि वो अपने जो एक्टिविटीज़ है उसको नॉर्मल करे। ठीक है, अपने आप को जो है नॉर्मली मेंटेन रखने की कोशिश करे, जिससे उनका इस सेरेब्रोवास्कुलर की जो डिज़ीज़ है या जो प्रोग्रेसिव टाइप है उससे बचने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब अगर इटियोलॉजी की बात करें, काजेज़ की बात करें कि किस वजह से ये स्ट्रोक काज होती है, तो उसमें हमारे साथ एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ मेजर काज ऑफ स्ट्रोक, कैन लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट टू एम्बोलाई। एथेरोस्क्लेरोसिस से मुराद ये है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, जो प्लेग जमा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून की जो नालियाँ है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। तो ये थ्रोम्बस और जो एम्बोलाई है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रोक को काज करने में। ठीक है, इसी तरह से पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कुछ इस तरह से काज होता है कि सबसे पहले हमारे जो ब्रेन है इसको ब्लड फ्लो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सबसे पहले हमारे ब्रेन्स को जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये मेन खुराक है, मेन न्यूट्रिएंट है ब्रेन के लिए। अब जब ऑक्सीजन ये हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को खुराक नहीं मिल रहा। अब जब हमारे ब्रेन को खुराक नहीं मिलेगा तो आप सब दोस्तों को पता है कि जब ब्रेन को खुराक मिलता है तो उस खुराक से हमारा ब्रेन क्या करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ATP ये असल में एनर्जी की एक किस्म है जिसको हमारा ब्रेन क्या करता है, यूज़ करता है और अपने फंक्शंस को मेंटेन रखता है। तो अब जब खुराक नहीं मिलेगी हमारे ब्रेन को तो इससे क्या होगा, ATP की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आएगी, ATP की जो मकदार है उसमें कमी आएगी। जब ATP की मकदार में कमी आएगी तो इससे न्यूरोकेमिकल इंजरी होगी, मतलब लैक्टिक एसिडोसिस काज होगा, ATP जो है मुसलसल डिक्रीज़ होंगे, इसके साथ साथ एडिमा काज होगा जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लॉस। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो ऑर्गेनेल है जहाँ पर ये ATP बनते हैं। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब होगी तो फिर ATP मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका बनना जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब मशीनरी ख़राब हो जाती है तो फिर आप चीज़ों को किस तरह से बना सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से
एटीपी के कम होने की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेटरी इंजरी भी काज होती है, जिसमें रिएक्टिव एस्ट्रोसाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोसाइड्स ये सेल्स की एक किस्म है जो कि स्टार फॉर्म में होती है। इसी तरह से माइक्रोग्लिया जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो है उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, और इसी तरह से जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और न्यूरोनल डेथ हो जाती है, न्यूरॉन जो है वो मर जाते हैं। और एक बार अगर ब्रेन के सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो वो फिर परमानेंट होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते, और इस वजह से लोग जो है मुकम्मल तौर पर उनकी डेथ भी हो सकती है और वो अपनी जो हवासी खमसा है या अपनी जो होश और हवास है उसको परमानेंट तौर पर लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, अब ये ब्लॉकेज किन किन एरियाज़ पर जो है, किन किन एरियाज़ में जो है ये ब्लॉकेज जो है ये बन सकते हैं, तो इसमें हमारे साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ में ये ब्लॉकेज बन सकते हैं और वर्टेब्रल आर्टरीज़ में बन सकते हैं। इसी तरह से राइट सबक्लेवियन आर्टरी में ये ब्लॉकेज बन सकते हैं। इसी तरह से इनोमिनेट्स आर्टरी में बन सकते हैं, ऑर्टिक आर्क में बन सकते हैं, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज़ में बन सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट कॉमन करोटिड आर्टरीज़ में जो है ये ब्लॉकेज बन सकते हैं, और एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी में ये ब्लॉकेज जो है बन सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स, इसके जो रिस्क फैक्टर है मतलब वो कौन सी बातें हैं जो कि इस बीमारी का सबब बनती है। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर एज जो है ये आ जाती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है आप सब दोस्तों को पता है कि एज के बढ़ने के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और ब्लड वेसल्स जो है वो ख़ुद ब खुद नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस स्ट्रोक के या इस थ्रोम्बस के बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जेंडर पर भी डिपेंड करता है, रेस पर भी डिपेंड करता है, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन में ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बीमारी हेरिडिटरी पैदाइशी भी हो सकती है। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक करोटिड स्टेनोसिस की वजह से भी काज हो सकता है। करोटिड स्टेनोसिस से मुराद ये है कि जो करोटिड आर्टरीज होते हैं जब उसमें नैरोनेस पैदा हो जाती है, जब वो नैरो हो जाते हैं तो इस कंडीशन को फिर हम करोटिड स्टेनोसिस कहते हैं। स्टेनोसिस से मुराद नैरोनेस, पीछे नैरोनेस मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका नैरो हो जाना, उनका तंग हो जाना। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी काज हो सकता है, हार्ट डिजीज़ आर्ट्रियल फिब्रिलाइजेशन की वजह से भी काज हो सकता है, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उस वजह से भी काज हो सकता है, और हाइपरलिपिडीमिया की वजह से भी काज हो सकता है, मतलब ब्लड में लिपिड्स की जो कंसनट्रेशन है, फैट्स की जो मकदार है वो ज़्यादा होने की वजह से भी काज हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी काज हो सकता है, मोटापे की वजह से भी काज होता है, और ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ की वजह से भी हो सकता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी, आप जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते उस वजह से भी काज हो सकता है, और स्मोकिंग की वजह से तो काज होता ही होता है। आप सब दोस्तों को पता है कि स्मोकिंग से लंग्स जो है वो क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। जब लंग्स ख़राब होंगे तो मतलब ऑक्सीजन फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारे ब्लड को नहीं मिलेंगी, और फिर जब ऑक्सीजन ब्लड को नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिरी बात है फिर सारे ऑर्गन जो है ऑक्सीजन से महरूम रहेंगे। इसके स्ट्रोक के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो साइंस सिम्टम्स है वो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रोक एंड लोकेशन ऑफ द लीजन। स्ट्रोक की किस्म पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की स्ट्रोक है और कहाँ पर ये वाक़या हुई है, तो इस पर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रालेटरल इम्पेयरमेंट, ठीक है, इसके साथ साथ हेमीपेरेसिस से मुराद ये है कि वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी का जो एक हिस्सा होता है, मतलब एक साइड होता है पूरी बॉडी का, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसमें इंटायर साइड आता है, जिसमें फेस, आर्म और लेग आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इससे मुराद क्या है, इससे मुराद फालिज है। फालिज में आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं फालिज के, तो उनका एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर क्या हुआ होता है, वो इफ़ेक्टेड हुआ होता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है।
इसके अलावा नमनेस ऑन वन साइड, एक साइड पर नमनेस जो है वो काज हो जाती है। लॉस ऑफ विजन इन वन विजुअल फील्ड, उनकी जो एक साइड की नज़र है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसके अलावा डिसआर्थियाज, डिसआर्थियाज से मुराद उनकी जो बात करने का जो तरीका होता है या बात करने का जो अंदाज़ होता है या बात करने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है। ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस, उनकी जो नज़र है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। डबल विजन से मुराद उनको चीज़ें फिर डबल डबल नज़र आने लगती है। इसके अलावा एफेजिया, टोटल लॉस ऑफ कंप्रीहेंशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। एफेजिया से मुराद ये है कि वो फिर प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते या बात करने की जो सलाहियत है वो उनमें फिर नहीं रहती। ठीक है। इसके साथ साथ हेडेक, सर के दर्द का काज होना, डिजीनेस, सर के चक्कर जाना। ठीक है। वॉमिटिंग, उल्टियों का आना, उनकी जो याददाश्त है वो क्या हो जाती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसी तरह से उनके जो बिहेवियर और पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो फिर चीज़ों को निगल नहीं पाते। ठीक है। फिर वो सही तरीके से खाना भी नहीं खा पाते। मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक, अब अगर ब्रेन के राइट साइड पर स्ट्रोक हुआ हो, राइट साइड पर फॉलिज आई हो तो उसके क्या अलामात होंगे, अगर लेफ़्ट साइड पर फॉलिज आई हो तो उनके क्या अलामात होंगे। ठीक है। सो पैरालाइज लेफ़्ट साइड, अगर राइट साइड पर जो है ब्रेन का राइट साइड जो है वो डैमेज होता है तो इससे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो लेफ़्ट साइड है वो क्या होगी, वो पैरालाइज होगी। ठीक है। हेमीप्लीगिया। इसके अलावा लेफ़्ट साइडेड नेगलेक्ट, ठीक है, स्पेशियल परसेप्चुअल डेफिसिट, टेंड टू डिने और मिनिमाइज प्रॉब्लम, रैपिड परफॉर्मेंस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इम्पल्सिव सेफ्टी। मतलब इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा। ठीक है। सो इसको आप ख़ुद देख लीजिए, मुझे पता है आप दोस्तों को इसके बारे में पता है और ये आपको आता होगा। डायग्नोस्टिक स्टडी, इसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। When symptoms of strokes occur, diagnostic studies are done to confirm that it is stroke, identify the likely cause of the stroke। कहते हैं कि जब आपको स्ट्रोक के अलामात जब आप स्ट्रोक के अलामात को देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने डायग्नोस कर लिया है, आपने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को फॉलिज अटैक हुआ है। सीटी स्कैन इज़ द प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए हम सीटी स्कैन भी करते हैं जो कि हम स्ट्रोक के बाद करते हैं। ठीक है। सीटी स्कैन वर्सेस एमआरआई ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही और मैंने कभी स्ट्रोक के जो एक्सरे है उसको रीड आउट नहीं किए हैं, इसलिए इसको मैं आप दोस्तों को नहीं समझा सकूँगा। ठीक है। तो इसके लिए माजरत। मैनेजमेंट, अब इसके लिए हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ ब्रेन की सबसे पहले हम एमआरआई करते हैं, फिर इसके बाद हम एमआरआई हेड और नेक की एमआरआई करते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेनोग्राम, वेनोग्राम करते हैं, मतलब वेंस की हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लेंगे जिसमें हम वेंस को क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। इसी तरह से सीटी स्कैन ऑफ एंजियोग्राफी करते हैं, करोटिड डोपलर करते हैं, इसी तरह से ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं जिसको हम इको भी कहते हैं, और सीबीसी एंड लिपिड प्रोफाइल्स को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश करते हैं और उनका इलाज करते हैं। साइटोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज़ एम्ड एट सेलुलर एंड मेटाबॉलिक टारगेट, और इसी तरह से जो साइटोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज़ से मुराद ऐसे तरीके अपनाना जिससे हम बॉडी के ऑर्गन्स के जो सेल टिश्यूज़ है उसको हम महफूज कर सके, उसको हम बचा सके। तो इसको करने का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि हम सेलुलर और मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको महफूज कर सके, उसको हम बचा सके। रीपरफ्यूजन स्ट्रेटजीज़ डायरेक्टेड एट आर्ट्रियल रीकैनलाइजेशन, इसके अलावा इनहिबिशन और मॉड्यूलेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस।
रीपरफ्यूजन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि जो वेसल्स ब्लॉक हो चुके होते हैं तो उनको दोबारा से बहाल करना, और दोबारा से बहाल करने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको दोबारा से बहाल करना हमारा मकसद होता है। ठीक है। एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट से मुराद थ्रोम्बस के लिए हम जो इलाज करते हैं तो उसके लिए हम एस्पायरिन 162 325 मिलीग्राम जो है ये हम 28 आवर्स के 48 आवर्स के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। हाई डोज स्टेटिन हम देते हैं जिसमें हमारे साथ एटोरवेस्टेटिन है, ठीक है, जो कि 80 मिलीग्राम हम देते हैं। इसके अलावा एंटी कोगुलेशन हम देते हैं जो कि जो कोगुलेट्स या जो कोगुलेंट्स बनते हैं, जो ब्लड क्लॉट बनते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट ना हो तो इसलिए। ओनली इन कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक, हम ये तब देते हैं जब कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ हो। ठीक है। Intravenous not recommended during the first 48 hours after acute ischemic stroke. Warfarin can be started for small or moderate size infection after 24 hours. नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, एसेस फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नर्सिस का काम यह होगा कि ये सबसे पहले ऑन स्ट्रोक के जो क्लिनिकल अलामात साइन सिम्पटम है उसको देखेंगे, इसी तरह से रिस्क फैक्टर्स को मालूम करेंगे और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्या करेंगे, एसेस करेंगे। फिर क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। सो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्वमेंट एज एविडेंस बाय हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया की वजह से जो फिज़िकल मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ब्रोकाज एरियाज इन्वॉल्वमेंट एज एविडेंस बाय डिसआर्थिया। डिसआर्थिया की वजह से जो है जो ब्रोका एरिया होता है वो एरिया जो कि हमारी ओरल जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से फिर पेशेंट प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में फिर हमारे साथ जो अगला स्टेप है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में हमारा गोल क्या होता है, अटेन मैक्सिमम फिजिकल फंक्शन। नर्सिस का पहला काम ये होता है कि वो अपने पेशेंट की इस तरह से केयर करे कि उनकी जो फिज़िकल फंक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो जाए। इसी तरह से पेशेंट को इस काबिल बनाए कि वो ख़ुद से अपना ख्याल रख सकते हो। ठीक है, और उनको स्किल सिखाए ख़ुद से अपना ख्याल रखने की। इसके अलावा उनमें इतनी सलाहियत को पैदा करे कि वो बातें करना शुरू कर सके। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में नर्सेज ने जो प्लानिंग की होती है तो उस प्लानिंग को पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो प्रोवाइड पैसिव एक्सरसाइज टू द इफेक्टिव एरिया, prevent joint contractures and muscular atrophy in the acute phase, range of motion exercise and positioning। इसी तरह से pressure relief by position changes, special mattresses, position patient affected side for only 30 minutes। मुख्तलिफ स्ट्रोक के बेस पर पेशेंट को जब हम रिहैबिलिटेट करते हैं, मतलब उस बीमारी के साथ उनको एडजस्ट करते हैं, तो उसमें हम फ़िज़िकल थेरेपी पेशेंट को देते हैं जिसमें हम उनको वॉकिंग, रेंज ऑफ मोशन की क्या करते हैं, स्किल सिखाते हैं। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम उनको टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ कि ख़ुद वो अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, इसके बारे में हम उनको टीच करते हैं। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी हम उनकी करते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो सॉल्विंग एबिलिटी है और जो कॉग्निशन एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रिक्रिएशनल थेरेपी में हम उनको कुकिंग करना सिखाते हैं और गार्डनिंग जो है सिखा सकते हैं। ठीक है। यू शुड टू कॉल 1122। अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं जिनको फालिज अटैक हुआ हो तो आपको चाहिए कि आप 1122 को कॉल करें। इफ़ फेस आज द पर्सन टू स्माइल। जब आप किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिनको फालिज अटैक हुआ हो तो आपका काम ये है कि आप सबसे पहले 1122 को कॉल करें और इसके बाद आप पेशेंट को कहें कि आप स्माइल करें। अगर वो स्माइल करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर उनको अटैक हुआ है। इसी तरह से एक आर्म, आस्क द पर्सन टू रेज बोथ आर्म। आपने पेशेंट को कहना है कि दोनों हाथ उठाए। अगर उन्होंने उठाए तो ठीक है, अगर नहीं उठाए तो इसका मतलब ये है कि उन पर अटैक हुआ है स्ट्रोक का। ठीक है। फिर एस स्टैंड फॉर स्पीच, आस्क द पर्सन टू स्पीक अ सिंपल सेंटेंस।
आपने उस पेशेंट को कहना है कि कुछ कहे या आपने उनसे बात करनी है और उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपने सुनना है। और T स्टैंड फॉर टाइम। इफ़ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दी साइन कॉल 1122। अगर किसी भी किस्म की इन साइन में से कोई साइन जो है आपको दिखे तो आपने जस्ट 1122 को जल्दी से जल्द क्या करना है, कॉल करना है। ठीक। स्ट्रोक प्रिवेंशन गाइडलाइन। आप अपने आप को और दूसरे लोगों को किस तरह से फालिज से बचा सकते हैं, तो इसका पहला काम ये है कि इसके लिए आप जो पहला काम कर सकते हैं वो ये है कि नो योर ब्लड प्रेशर। आपको अपने ब्लड प्रेशर के बारे में पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है। ठीक है, तो इसको आपने ब्लड प्रेशर को रोज़ चेक करना है। इसके साथ साथ फाइंड आउट इफ़ यू हैव आर्टियल फिब्रिलेशन, अ टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। अगर आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो रही है या आपको इरेगुलर महसूस हो रही है तो आपने जल्दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से क्या करना है, कांटेक्ट करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ें। इसके अलावा आपको जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली एक्सरसाइज करनी होगी। इसके अलावा आपने सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करनी है और फीड्स की जो कंसंट्रेशन है उसको भी कम करनी है। इसके अलावा अगर आपको सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो आपको जो है हेल्थ प्रोफेशनल के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहिए। और अगर आपने कभी स्ट्रोक के सिम्पटम एक्सपीरियंस की हो या कभी एक्सपीरियंस हुए हो या एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपने जल्दी से 1122 को कॉल करना है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। What should we do aim to reduce the incidence and impact of stroke? अब हम ये किस मकसद के लिए करते हैं, ये इस मकसद के लिए हम ये करते हैं ताकि जो स्ट्रोक के इंसिडेंस है, केसेस है, उसमें कमी आए और इससे कम से कम लोग मुतासिर हो। इसके अलावा एडवोकेट फॉर प्रिवेंशन एंड पब्लिक एजुकेशन, हम ये इसलिए भी करते हैं ताकि लोगों में जो है शऊर पैदा हो और लोग जो है इसके हवाले से उनको एजुकेशन मिले। प्रोवाइड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके साथ साथ हम पेशेंट को प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग भी देते हैं। प्रोवाइड रिकवरी रिसोर्सेज फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर एंड केयर गिवर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 8 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।